हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर पे हम एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि स्टॉक मार्केट जो है उसमें प्रोबेबिलिटी का क्या रोल होता है और स्टॉक मार्केट को एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ क्यों कहा जाता है। तो जो प्रोबेबिलिटी को समझ जाता है, जो इस कॉन्सेप्ट को समझ जाता है, वो स्टॉक मार्केट में दोनों चीज़ें होती हैं, पैसा भी बना लेता है। और जब पैसा नहीं बन रहा होता, क्योंकि हर सिचुएशन में आपके रिटर्न सेम नहीं रहते, तो वो पेशेंस भी रख सकते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को आज अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ एग्जाम्पल कंपनीज में यहाँ शो करूँगा समझाने के लिए कॉन्सेप्ट। पर अगेन हमेशा की तरह मेरा डिस्क्लेमर है कि किसी तरह की बाय सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना मैं सेबी के साथ कोई रजिस्टर्ड हूँ किसी भी तरीके से। तो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग आपने सोच समझ के करनी है, अपने रिस्क को अंडरस्टैंड करना है और जहाँ तक हो सके किसी सर्टिफाइड एडवाइज़र को कंसल्ट कीजिए और तभी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कीजिए। तो ये मुझे टॉपिक इम्पोर्टेंट क्यों लगा, बिकॉज कहने को लगता है कि ये सिर्फ थ्योरी का टॉपिक है, पर ये जो छोटे छोटे थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर ये समझ में आ जाए कि इनको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, तो आप जो है अपने रिटर्न्स को भी इम्प्रूव कर सकते हो और जो मेजर आपके लॉसेस होते हैं उनको अवॉइड कर सकते हो। तो इससे मेरा कहने का मतलब क्या है कि कोई भी जो स्टॉक है या कोई भी जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक प्रोबेबिलिटी पे वर्क करती है पर एग्जैक्ट नहीं होता। तो उसको समझने का मतलब क्या है कि हम स्टॉक्स को भी एनालाइज करते हैं और कोई साइंस का सब्जेक्ट होता है, जैसे सपोजिंग आपने नासा ने रॉकेट लॉन्च करना है, तो वो भी एक सब्जेक्ट है, वहाँ भी उनको स्टडी करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है कि कितनी थ्रस्ट लगेगी, कैसा फ्यूल लगेगा, क्या सब कुछ होगा। पर एक चीज़ होती है जिसको हम एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं। एग्जैक्ट साइंस का मतलब क्या होता है कि अगर आप 100 बार एक फॉर्मूले को उसमें इनपुट पैरामीटर सेम डालोगे तो उसकी आउटपुट सेम ही आएगी। तो एक बार एग्जैक्ट साइंसेस में क्या होता है, जब आपने डिसाइड कर लिया होता है कि इसका रूल क्या है, जैसे कोई जिसको फिजिक्स का या केमिस्ट्री का लॉ बोल दिया जाता है, तो वो हमेशा वो लॉ वैसे ही काम करता है, उसको हम एग्जैक्ट साइंस बोल सकते हैं। वेराज जो हमारा स्टॉक मार्केट है, उसमें भी हम किसी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं, पर आप कितना ही एनालिसिस कर लो, आप कभी एग्जैक्ट तरीके से नहीं बोल पाओगे कि कल जो है ये स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। वो 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। और जो कोई भी ये दावे करता है ना कि वो गारंटी से बता सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगले 1 दिन में या अगले 6 दिन में या अगले 6 महीने में, साल में क्या होने वाला है, वो बेसिकली आपको अपना एक कन्विक्शन बता रहे होते हैं। और मैं यहाँ किसी को बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, ये नहीं कहूँगा कि वो गलत इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं। कभी कभी लोग इतना ज़्यादा खुद उनको कन्विक्शन होता है कि वो उस भ्रम को, उस एक वहम को रियलिटी मानने लग जाते हैं कि जो उन्हें लग रहा है कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो उनको सच में फील होने लगता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा। और जब वो नहीं होता, फिर उनको क्लियरली समझ आता है। कोई भी ना स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक का बॉटम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है, ना टॉप आइडेंटिफाई कर सकता है। जो भी क्लेम करता है कि वो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि स्टॉक जो है वो कितना नीचे गिरेगा, कितना ऊपर जाएगा और कितनी देर में कहाँ पे पहुँचेगा, वो बेसिकली आपको अपना एक कन्विक्शन बता रहे हैं, अपना एक एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं। कोई एग्जैक्ट तरीके से नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई एक इंसान अकेला नहीं डिसाइड कर सकता है कि स्टॉक प्राइस ने ऊपर जाना है, नीचे जाना है, और कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है, कितनी देर में। इसको बिहेवियरल फाइनेंस के अंडर सीखा जाता है। और बिहेवियरल फाइनेंस का जो डेफिनेशन है उस सब्जेक्ट में ही ये है कि मार्केट सबसे स्ट्रांग होती है। और मार्केट का मतलब ये होता है कि किसी भी स्टॉक को अगर हज़ारों करोड़ों लोग ट्रेड कर रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कलेक्टिवली वो लोग उस स्टॉक के बारे में किसी वक्त में क्या सोच रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। क्योंकि ना एक जना पूरी सप्लाई क्रिएट कर सकता है, ना एक जना पूरी डिमांड क्रिएट कर सकता है। पूरी मार्केट जो है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, चाहे वो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हों, चाहे प्रमोटर्स हों, चाहे एफआईआईज हों, चाहे डीआईआईज हों, इंस्टीट्यूशंस हों, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हों, जितने लोग हैं, ये सब मिल के किसी भी वक्त पे क्या अपना कंसेंसस बनाते हैं, वो हम वो मार्केट के प्राइस एक्शन में आपको दिखाई देता है। तो वो चीज़, मतलब आप सोचो, करोड़ों लोग आपस में डिस्कस करके डिसाइड करके तो बना नहीं रहे ना ये कंसेंसस। तो ये एक काफ़ी हद तक रैंडम चीज़ होती है। इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है, बट श्योरिटी वाली चीज़ जो होती है वो नहीं होती। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने की क्या है कि जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं,
जब हम किसी कंपनी के जो बैलेंस शीट P&L को स्टडी करते हैं, जब हम उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हैं, जब उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हैं, उसकी मैनेजमेंट की क्वालिटी को देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें करने से आपका ये नहीं होता कि जो श्योरिटी है वो 100% हो जाती है। मतलब आप ये मत सोचो कि किसी स्टॉक को आप अगर 1 घंटे की जगह 1 साल एनालाइज करते रहोगे तो आप 100% श्योरिटी से तब भी बता पाओगे कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, क्योंकि कल क्या होने वाला है किसी को नहीं पता होता। पर ये होता है कि अगर हमने ये सारे बेसिक चेक्स कर लिए होते हैं तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो हमारी सक्सेस की बढ़ जाती है। तो एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं ये बताऊं कि निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, अगर मैं ये बोलूं कि आप रैंडमली इसमें से कोई एक कंपनी उठा लो इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके चांसेस 50-50 हैं, या तो आप उस पर पैसा बनाओगे या आपका पैसा डूबेगा। पर अगर आप कंपनीज को 50 कंपनीज को एनालाइज कर लेते हो और वो उसमें से आप सपोज करो 10-15 कंपनीज उठाते हो जो आपको लगता है कि अंडर वैल्यूड है, जिनका बिजनेस स्ट्रांग है, जिनमें अच्छा ग्रोथ पॉसिबल है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, तो ये 15 में से अगर रैंडमली भी आप कोई कंपनी उठाओगे तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% से ज़्यादा हो जाती है। यानी अब 60-70% चांस हो जाएगा कि आप इसमें से ये जो 15 आपने शॉर्टलिस्ट की कंपनी जिसमें आपने बेसिक चेक्स कर लिए, उन कंपनीज में से रैंडमली भी कोई कंपनी उठाओगे तो वो अच्छा परफॉर्म करने के चांस बढ़ जाते हैं। यानी अब हो सकता है आपकी एक्यूरेसी 70% तक पहुंच जाए। तो हम सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं एनालिसिस करके, हम कभी उसको 100% यानी सर्टेनिटी तक या श्योरिटी तक नहीं लेके जा सकते। हम संभावना में ही बंधे रहेंगे, कभी पूरा दावे से नहीं बोल सकते। और जो बोल रहा है वो या तो आउटराइटली गलत बोल रहा है, या वो खुद, मैं बहुत बार देखा है कि वो इतना कन्विंस हो जाते हैं कि वो मानना चाहते हैं कि वो चीज़ सच हो, तो वो बोल, किसी को ये लगता है कि ये तो स्टॉक ऊपर जाना ही जाना है, पर ऐसा नहीं होता। मतलब ऐसे ऐसे केसेस हैं। अब लीमन ब्रदर्स यूएस की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक थी, फेल हुई, किसी को पता तक नहीं था कि उनके अंदर इतनी ट्रबल चल रही है। एनरॉन जैसी कंपनी यूएस की सबसे बड़ी कंपनीज में से आती थी, वो फेल हुई। और फेल होने का रीज़न ये था कि वो जिस तरह से अपनी अकाउंटिंग दिखाते थे वो अकाउंटिंग एक्यूरेट ही नहीं थी। तो आप एंड ऑफ द डे जब भी किसी कंपनी के बैलेंस शीट देखते हो तो आप उनके पे भरोसा कर रहे हो कि उनकी मैनेजमेंट ने जो बैलेंस शीट या जो P&L सबमिट की है वो एक्यूरेट है, वो गलत नहीं निकल सकती क्या? आज तक क्या ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी कंपनी की मैनेजमेंट ने गलत बैलेंस शीट कर दे दी हो, गलत अकाउंटिंग कर दी हो? तो ये सब पॉसिबल होता है। तो कभी भी हमने एक 100% सर्टेनिटी को लेके नहीं चलना है, क्योंकि अगर ये सर्टन हो ना, किसी को श्योरिटी से पता हो कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, तो सारी दुनिया उसको खरीद लेगी, कोई सेलर होगा ही नहीं ना। मार्केट में जब रोज ट्रेडिंग होती है, अगर आप शेयर खरीदते हो तो कोई बेच रहा है तभी खरीदते हो ना, और अगर आप बेच रहे हो तो कोई खरीद रहा है। तो हमेशा किसी भी वक्त पे किसी का ओपिनियन होता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, वो बायर होता है, और किसी का ओपिनियन होता है ये स्टॉक नीचे जाने वाला है, वो सेलर होता है। तो दोनों पार्टिसिपेंट्स होते हैं, इसीलिए ट्रेडिंग हो सकती है, इसीलिए जो वॉल्यूम है मार्केट में रहता है। अगर हर किसी को एक 100% सर्टेनिटी हो जाए तो मार्केट काम ही नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट स्टैग्नेट हो जाएगी। आपको मैं बोल दूं कि गारंटी से ये स्टॉक अगले साल में 20% रिटर्न, 25% रिटर्न दे के जाएगा, तो बताओ सारे खरीदेंगे ना, बेचेगा कौन? जब कोई बेचेगा नहीं तो सामने वाला खरीद ही नहीं सकता। स्टॉक्स की जो ट्रेडिंग है वो इस केस में पूरी तरह से हॉल्ट हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे बड़े कॉन्सेप्ट पे, और ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि लोग अपना ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको ख़राब कैसे करते हैं। वो ख़राब होता है जब आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में जाते हो। और ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है अगर उसको सही तरीके से किया जाए, पर जब गलत तरीके से किया जाता है तो उसमें बहुत नुकसान होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि 90-95% जो लोग ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं वो लॉसेस झेलते हैं। तो उसका मेन रीज़न समझो क्या है। अगर सपोज आपने किसी स्टॉक को अच्छे से स्टडी किया, राइट। अब मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ HDFC बैंक को खोल लेता हूँ ताकि थोड़ा सा हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। अब एक इन्वेस्टर है जो कि स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, और उसका क्या मानना है कि उसने यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लिए, P&L देख लिया, बैलेंस शीट देख ली, और उसको लगा कंपनी काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं और मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है, सारे चेक्स उसने कर लिए। पर उसने क्या किया, उसने डिसीजन ये लिया कि मैं यहाँ पे जाके शेयर्स खरीद लेता हूँ। तो तकरीबन मान लीजिए कि नवंबर 2022 में, उससे भी पहले चलते हैं क्योंकि ये काफ़ी देर से कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम इसकी कंसोलिडेशन का ये वाला टाइम ले लेते हैं
कि 5 फरवरी 2021 को उसने 1600 रुपये में शेयर्स खरीद लिए इसके। ठीक है, ये पहला इन्वेस्टर है जिसने कंपनी को एनालाइज किया, अच्छी लगी और शेयर्स खरीदे और रख लिए अपने पास। अब तकरीबन 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और स्टॉक प्राइस उसी लेवल पे ट्रेड कर रही है। तो इस इन्वेस्टर को कोई खासे रिटर्न्स अभी नहीं मिले, पर सपोज करो अगले 6 महीने साल भर में ये स्टॉक ऊपर चल पड़ता है और 40-50% का गेन दे देता है, तो जिसने ये शेयर्स खरीदे उसके पास अब भी एक चांस है कि उसकी जो थ्योरी थी वो सही हो सकती है। यानी 2 साल हो गए ऑलरेडी शेयर्स को खरीदे, मे बी 1 साल और लग जाए, पर 3 साल बाद जब वो टोटल देखेगा तो उसने शायद 1600 पे शेयर्स खरीदे होंगे और उसके बाद अगर ये 2400-2500 तक चले जाता है HDFC बैंक, तो उसको एक डिसेंट इनफ प्रॉफिट दिख जाएगा। तो यानी एक ऐसा इन्वेस्टर जो शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, जो लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कर सकता है, उसकी एनालिसिस होने के बाद जो प्रोबेबिलिटी है कि वो सही निकलेगा, उसको एक्चुअली मुनाफा भी होगा, वो प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये रीज़न ज़्यादा का क्यों है? क्योंकि उसके सिर पे ना कोई ये फांसी नहीं है कि स्टॉक प्राइस को 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन, 1 साल के अंदर ही बढ़ना है। उसने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लिया है कि मैं 3 साल, 5 साल, मे बी इवन 10 साल इस स्टॉक को होल्ड कर सकता हूँ। और मेरा मानना है कि चाहे ये स्टॉक 1 या 2 साल में या 3 साल में रिटर्न ना भी दे, पर 5 या 10 ईयर्स में डेफिनेटली ये ऑन एन एवरेज 12-15% का सालाना रिटर्न दे के जाएगा। पर अब सपोज करो किसी ने इसी एग्जैक्ट डेट को 5 फरवरी 2021 को ऑप्शंस खरीदे और वो ऑप्शंस एक्सपायर हो रहे थे 30 दिन में, और कॉल ऑप्शन खरीद लिया ये सोच के कि शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। अब उस इन्वेस्टर का एनालिसिस भी अच्छा है, सेम है, वो बुलिश है शेयर को लेके, पर उसकी प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई। क्यों प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो गई? क्योंकि उस इन्वेस्टर ने, जो दूसरा इन्वेस्टर है, शेयर्स ना खरीद के कॉल ऑप्शन खरीद ली। अब शेयर्स में आपको सही होने के लिए इनफाइनाइट टाइम, इनडेफिनेट टाइम मिलता है। स्टॉक 1 महीने में भी ऊपर जा सकता है, 1 साल में भी जा सकता है, 10 साल में भी जा सकता है। आप शेयर्स को होल्ड करके रख सकते हो। जब आपको आपका मनचाहा रिटर्न मिल जाए तब आप उसको सेल कर दोगे। क्योंकि ये कोई ज़रूरी थोड़ी, ये थोड़ी किसी ने बोल रखा है कि HDFC बैंक मुनाफा देगा, पर 2021 से लेके 30 तक हर साल बराबर मुनाफा देगा। ये कोई FD में थोड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो। तो ये हो सकता है कि पहले 3-4 साल बिल्कुल प्रॉफिट ना दे ये शेयर और फिर इमीडिएटली ऊपर चल पड़े, कीमत दुगनी हो जाए। अब यहाँ आप देखना चाहते हो, मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। PFC करके, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन करके कंपनी है, इसका भी 5 ईयर्स का हम चार्ट देखते हैं। तो अब आप, बल्कि 5 ईयर्स का मैं 10 ईयर्स का चार्ट आपको दिखाता हूँ। अब आप बताओ, 10 ईयर्स का चार्ट है ये, 2014 में तकरीबन 150 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, 150-160 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। 2014 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और अभी रिसेंटली ये सेम 150-160 की जो प्राइस थी, ये आप यहाँ देख सकते हो 2023 में भी थी। यानी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 10 साल एक प्राइस रेंज में रहा है। ये 10 साल तक स्टॉक एक प्राइस रेंज में रहा है। अगर 10 साल का रिटर्न देखा जाए तो ज़ीरो मिलेगा आपको, ज़ीरो रिटर्न 10 साल तक। पर कंपनी 10 साल में क्या हुआ, अपने फाइनेंशियल्स को इम्प्रूव करती रही, करती रही, करती रही। अब देखो इवेंचुअली क्या हुआ है, स्टॉक सीधा 150 से बढ़ के चला गया है 258 पे। तो जिस इन्वेस्टर को 9 साल तक 0% रिटर्न दिख रहा था, अब उसको 150 से ये स्टॉक ऑलमोस्ट अगर 300 पे चला जाता है, तो 300 पे जाने से क्या होगा, डबल हो गया ना स्टॉक। तो आपको 10 साल में मतलब डबल हो गया पैसा। तो साल का अगर मैं सिंपल कैलकुलेट करूं, 10% रिटर्न मिल गया ना आपको। तो देखो 9 साल तक 0% रिटर्न था, पर अगर हम 1 साल और जमा कर दें, 10वें साल को ऐड कर दें, और इस साल में ये प्राइस अब जिस तरह से ऊपर जा रही है, अगर 300 तक चली जाती है, डबल हो जाता है, तो एटलीस्ट ये इन्वेस्टर बोल पाएगा कि मेरे को 10 ईयर्स में 10% पर ईयर का रिटर्न मिला है। और ये ऐसा स्टॉक है जो अभी तक कम से कम 8-10% साल का डिविडेंड भी देता रहा है। तो अगर जिसने इतने साल होल्ड किया, उसने 10-10% डिविडेंड तो हर साल लिया ही है, और अब उसको कैपिटल गेन भी ऑन एन एवरेज 10% पर ईयर का मिल गया। यानी जिसने यहाँ से होल्ड करके रखा है, उसको 9 साल तक सिर्फ डिविडेंड का रिटर्न मिल रहा था, कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, बल्कि ये नीचे गिर जाता था स्टॉक बहुत बार। पर जिसने इसको सब्र से होल्ड करके रखा है और अपनी थ्योरी को प्रॉपरली चेक किया है कि नहीं, मेरे कंपनी का एनालिसिस सही है, मेरे फंडामेंटल्स जो हैं कंपनी के होल्ड कर रहे,
अब ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, क्योंकि 10 साल तक बहुत पेशेंस लगती है, इतना पेशेंस किसी में नहीं होता, मेरे में भी नहीं है शायद, कि मैं इतना लंबा किसी कंपनी को होल्ड करूं। इस कंपनी में शायद मैं होल्ड कर जाता क्योंकि ये डिविडेंड अच्छा देता है और दिख रहा होता कि कंटिन्यूसली फंडामेंटल्स इंप्रूव कर रहे हैं, और डिविडेंड इतना हाई है कि आप एफडी रेट से ऊपर कमा लेते हो, आपको मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड ओनली। पर जो मैं चीज़ यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता है वो वैसे ही अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को गिरा लेता है, क्योंकि आप एक तो चाह रहे हो कि स्टॉक आपकी मनचाही डायरेक्शन में चले। अगर आप बुलिश हो तो स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, अगर आप बेरिश पोजीशन ले रहे हो तो स्टॉक नीचे आना चाहिए। तो स्टॉक का अगर आपका एनालिसिस सही भी है, आपको टाइम को अपनी फेवर में रखना है। अगर आपने टाइम को भी लिमिट कर दिया कि मुझे सही तो होना है, प्लस मुझे अगले 30 दिन में या अगले 60 दिन में भी सही होना है, तो वहाँ डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको कोई ये कहे कि आपको कुछ काम करना है, आप काफ़ी सर्टेनिटी से बता पाओगे कि आपसे हो पाएगा कि नहीं। पर कोई अगर आपको ये बोल दे कि अगले 1 घंटे में ही ये पूरा काम खत्म करके दिखाओ, तो वहाँ आपकी जो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है वो काफ़ी नीचे गिर जाती है एकदम से, क्योंकि अब आपके पास टाइम की लिमिटेशन लग गई। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ा जो नुकसान का रीज़न होता है वो यही होता है कि ऑप्शंस की एक एक्सपायरी होती है। अगर आपने शेयर खरीदे तो वो आपके मनचाहे रिटर्न सालों बाद भी दे के चले जाते हैं, पर अगर आपने ऑप्शन खरीद ली तो स्टॉक को वो जो मूवमेंट दिखाना है, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, वो उसको विद इन 30 डेज जो भी एक्सपायरी है ऑप्शन की उतने में दिखाना पड़ता है। तो ये ज़रूर आपका अगर एनालिसिस सही है तो ये पक्की बात है स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर आप बुलिश हो स्टॉक में और आपको लग रहा है अच्छी कंपनी है। पर वो अगले 30 दिन में ऊपर जाएगा कि नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो जैसे ही आप वो टाइम लगाते हो, आप अपनी प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेते हो। तो आई होप ये चीज़ सबको क्लियर हो जाएगी कि क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सक्सेसफुल रहते हैं, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। शॉर्ट टर्म में आपको रिटर्न्स कहीं ज़्यादा मिलते हैं, इसीलिए मेरा एक और वीडियो है, अगर टाइम मिले तो आप वो ज़रूर देखना, जहाँ पे मैं एक गुड ट्रेड बैड ट्रेड को कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने यही समझाने की कोशिश की है वहाँ पे भी कि ये बहुत बार सवाल आता है कि मैं ट्रेडर हूँ, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ या इन्वेस्टर हूँ। तो मेरे लिए सिंपल सा रूल है, अगर वो वीडियो आप देखोगे पूरा आप समझ जाओगे कि आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए आपके रिटर्न्स से। अगर आपको कोई कंपनी एक साल में ही 200% रिटर्न्स देके चली गई तो अपने रिटर्न्स लो और बाहर निकल जाओ, क्योंकि आपको एक साल में इतना ज़बरदस्त रिटर्न मिल गया ना। अगर कोई कंपनी आपका दिख रहा है कि रिटर्न नहीं दे के जा रही, कम रिटर्न दे रही है, जो आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कम दे रही है, पर उसके फंडामेंटल्स कहीं ज़्यादा स्पीड से इंप्रूव होते जा रहे हैं, तो उसको आप लंबा होल्ड करके रखो, क्योंकि वो आज नहीं देगी पर हो सकता है अगले साल एक ही साल में 3 साल जितने रिटर्न्स दे के चली जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, और टाइम को अपनी फेवर में रखना, क्योंकि आप किसी भी चीज़ में अगर टाइम की फांसी लगा लोगे, और वो लगती है जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, जब आप ऑप्शंस बाय करते हो शेयर्स बाय करने की जगह, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और वो मेन रीज़न होता है कि लोग पैसे क्यों लूज़ करते हैं, क्योंकि अब आपको स्टॉक को, अगर आपने कॉल खरीदी है तो ऊपर जाना है, और अगर पुट खरीदी है तो नीचे जाना है, और इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म ऑप्शंस नहीं मिलती हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप स्टॉक ऑप्शंस की बात करोगे तो आपको सिर्फ 30 डेज़ की जो एक्सपायरी होती है वो ऑप्शंस मिलती हैं, और अगर आप लिक्विडिटी की बात करोगे तो वो भी सब स्टॉक्स में ऑप्शंस में अच्छी नहीं होती है। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन ऑप्शंस की बात करोगे तो उनको एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप मैक्रो इकोनॉमिक, मतलब एक कंपनी को एनालाइज करना मुश्किल है। पूरी इकोनॉमी में, पूरी दुनिया की इकोनॉमी में क्या होने वाला है, मैक्रो इकोनॉमिक क्या कंडीशंस बनेंगी, उसको समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे एक सारे लोग जो हैं वो मैथमेटिकली ट्रेड करते हैं। ये श्योरिटी से कोई नहीं कह सकता कि एक महीने में निफ्टी या बैंक निफ्टी कहाँ से कहाँ चला जाएगा। वो एक अंदाज़ा होता है सबका, और जब वो गलत पड़ता है फिर नुकसान होता है। और ये स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप अगर आजकल किसी भी, मेरे ख्याल से ब्रोकर के लॉगिन में, ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करते हो तो पहले वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि 90% जो ट्रेडर्स हैं जो फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, वो पैसा लूज़ करते हैं। तो वो एक वार्निंग पहले आती है ताकि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स अपने रिस्क को समझ सकें। तो आप खुद ही कोरिलेट कर सकते हो कि रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है कि ऑप्शंस और फ्यूचर्स में जो है इतना ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसका प्राइमरी रीज़न यही है जो मैंने अभी समझाया। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, और इसका जो एक निचोड़ है वो यही है कि टाइम को अपनी फेवर में रखो। ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत पैसा बन सकता है, पर उसको सही तरीके से करना ज़रूरी होता है।
अभी बेसिक वीडियोस हमारे चल रहे हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे, कॉन्सेप्ट्स पे, डिफरेंट कंपनीज के एनालिसिस पे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, मैं स्पेसिफिकली कैसे करता हूँ और गलतियाँ करके सीखा है। और जो ये फालतू के आजकल वीडियोस मिलते हैं ना, मतलब आसानी से आपको हर बंदा ये बोलेगा, वो जो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं कि आयरन कॉन्डर बना लो, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, ये कोई चीज़ें लॉन्ग टर्म में काम नहीं करती। और एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ आजकल आ गई है कि पहले वो एक ट्रेड बनाते हैं और फिर उसको एडजस्टमेंट सिखाते हैं कि अगर ये मार्केट हमारे अगेंस्ट भी गई ना तो उसको एडजस्ट करते रहेंगे। और वो एक ट्रेड होता है और उसके ऊपर 50 एडजस्टमेंट्स लगा दी जाती हैं और फिर बोला जाता है कि ये जो है ना, इतना प्रॉफिट इसमें निकल आएगा। सिर्फ उन एडजस्टमेंट्स का इंडियन स्टॉक मार्केट में जो आपके टैक्सेस लगते हैं, जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप किसी ट्रेड को बार बार एडजस्ट कर रहे हो तो पहले ही सारा प्रॉफिट जो है वो आपका, टोटल जो चार्जेस हैं, जो आपके ब्रोकरेज है, जो आपका एक्सचेंज चार्जेस है, उसमें ही ख़त्म हो जाता है। टैक्सेस में ही आप सारा प्रॉफिट अपना दे देते हो। तो वो एक अलग एरिया है, वो तो बिल्कुल अलग बात हो जाती है। पर ऑप्शंस पे पैसा बन सकता है, ऑप्शंस में, स्टॉक ऑप्शंस पे पैसा बन सकता है, क्योंकि स्टॉक्स में मतलब एक कंपनी को एनालाइज करना होता है। आप एक कंपनी को एनालाइज करने में अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो जो आपका बैंक निफ्टी है वो सारे बैंक्स को मिला के उसकी वेटेज होती है, तो वहाँ से बैंक निफ्टी की वैल्यू डिराइव होती है। और वो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा अगले 30 दिन में किसी के लिए बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यूएस की न्यूज़ कोई आ जाती है तो यहाँ उसका असर देखने को मिलता है। हम एक कंपनी को नहीं समझ पा रहे, हमारी पूरी कंट्री को समझना तो दूर, हम पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को समझने की बात कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो ज़्यादा आसान क्या है, एक कंपनी को समझ के उसमें इन्वेस्ट करना, या पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को समझ के एक पूरे सेक्टर पे कॉल लेना कि ये सेक्टर अगले 30 दिन में ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, ताकि मेन कॉन्सेप्ट जो मेरा है वो आप तक पहुँच गया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, या कुछ और इन्फॉर्मेशन एडिशनली चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा। मेरे ख्याल से अभी तक कोई भी कमेंट नहीं है चैनल पे जिस पे मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया है, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आगे भी ऐसा ही रहे कि जो भी कमेंट्स आए मैं उसको रिस्पॉन्ड करूँ। अगेन रिक्वेस्ट आपसे एक सिंपल सी है, मेहनत लगती है सब वीडियोस बनाने में और बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कुछ कंपनीज़ के एनालिसिस कंप्लीट करने में, तो मैं वेट कर रहा था कि उनके जो रीसेंट रिजल्ट्स हैं वो आ जाए, ताकि उन रिजल्ट्स को भी मैं इंक्लूड कर दूँ एनालिसिस में। तो अब वो कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो शॉर्टली आपको कंपनी एनालिसिस जो रिक्वेस्टेड है उनके वीडियोस देखने को मिलेंगे। और अगेन, चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज़ अपने फैमिली, फ्रेंड्स, जिनके साथ भी आप ग्रुप्स में डिफरेंट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, उनके साथ शेयर करें। और अगर कुछ भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, कोई रिक्वेस्ट है किसी वीडियो की, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।